हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सॉल्व डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में मैं आशीष अग्रणी स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, लाभ और हानि के चैप्टर में मैं आज अंतिम दौर पर हूं, यानी कह सकता हूं आज और कल का दो वीडियो होगा और लाभ और हानि का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। तो जो भी स्टूडेंट आज से हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा पीछे 8 वीडियो पड़े हुए हैं, उन्हें देखिएगा, जिसमें मैंने बेसिक से आपको लाभ और हानि का चैप्टर सिखाने की कोशिश की है। और जो भी बच्चे अभी तक मेरे चैनल में जुड़े हैं, उनको ये लाभ और हानि का चैप्टर समझ में आया होगा। और मैं चाहूंगा कि अब आपके पास जो भी बुक्स हैं, उनसे लाभ और हानि के चैप्टर को जरूर सॉल्व करें। और मैं यहां पे एक बात फिर से कह दे रहा हूं, अभी डिस्काउंट का मैं एक अलग से चैप्टर लेकर आऊंगा। बहुत सी बुक्स क्या है कि डिस्काउंट यानी छूट वाले प्रश्न भी लाभ और हानि में ही शामिल करके चलते हैं। हाँ, लाभ और हानि में ही छूट एक पार्ट है, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तो मैं इसलिए कहूंगा कि जो डिस्काउंट वाले प्रश्न होंगे, छूट वाले प्रश्न होंगे, उन्हें अभी छोड़िएगा। मैं डिस्काउंट वाले चैप्टर में उसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक है। तो उस चीज को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो भी आपके पास आंसर हो या बुक हो, उनसे जरूर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये चैप्टर आपका 2 दिन में ही कंप्लीट होने वाला। तो चलते हैं, आज मैं विविध में क्या लेकर आया हूं। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत ही लाभदायक आपके लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं, लाभ और हानि में शॉर्ट ट्रिक और फार्मूले से ज्यादा इस बात को फोकस करता है एग्जामिनर कि लाभ और हानि का चैप्टर बच्चों ने कितने अच्छे से पढ़ा है। तो आज के जो प्रश्न है ना बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो एक नहीं दो नहीं कई बार आए हो। तो इसलिए कहूंगा एक एक प्रश्न पे फोकस करिएगा। और लाभ और हानि पर ऐसे ही प्रश्न उठते ज्यादा हैं, शॉर्ट ट्रिक पर आधारित प्रश्न कम उठते हैं, इसी टाइप के ज्यादा प्रश्न उठते हैं। तो लेकर आ गया हूं कि पहला प्रश्न क्या है और किस एग्जाम में आया था और कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, पहला ही प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018, जो योद्धा बैच जिसलिए चल रहा है, वही यूपी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ प्रश्न, यानी ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसलिए कहूंगा ऐसे प्रश्नों पे फोकस करेंगे तो इससे ये मालूम चलेगा कि आयोग का टेस्ट कैसा है। टेस्ट का अर्थ आप समझ रहे हैं कि आयोग कैसे प्रश्नों पे फोकस करता है और कैसे प्रश्न देता है। तो इससे आपको क्या होगा, एक आइडिया हो जाएगा कि आयोग ऐसे प्रश्न देता है। मैं बार बार कह रहा हूं इस चैप्टर में कि बच्चों, बेसिक को जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे ना इस चैप्टर में, उतना ही अच्छा होगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने से क्या होगा ना कि बड़े से बड़े सवाल भी, जैसे आज के सवाल बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन जिस बच्चे ने बेसिक अच्छे से सीखा होगा ना, उसके लिए आज के सारे प्रश्न बहुत ही आसान होने वाले हैं। तो इस चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक पर आधारित प्रश्न ज्यादा नहीं उठते हैं। आयोग जो होगा, आपका एग्जामिनर जो होगा ना, वो आपके बेसिक से संबंधित प्रश्न ही उठाना चाहेगा, जिससे उसे यह मालूम चलता है कि बच्चा चैप्टर में कितना डीपली ज्ञान अर्जित किया हुआ। तो चलते हैं, प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है आपका, कह रहा कि एक्स कोई एक इंसान होगा, 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। कितने में? 42,000 रुपए में खरीदता है। वह मरम्मत पे 6,000 रुपए खर्च करता है और उस स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है। तो लाभ का प्रतिशत क्या है? लाभ क्या है, यानी लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, क्या है। तो बच्चों, ऐसे प्रश्नों में एक बात, ये मैं प्रश्न क्यों लाया, क्योंकि छोटा प्रश्न था और एग्जाम में आया हुआ कांस्टेबल में आया हुआ है। तो इससे आपको यह मालूम चल जाए कि छोटे प्रश्न आपके एग्जाम में उठते हैं, जो मैं बार बार कहता हूं कि छोटे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर उठते हैं और ऐसे ही प्रश्न उठेंगे। तो आते हैं, ये प्रश्न क्या है और मैं इसको क्यों लाया था। तो यहां पर एक शब्द जुड़ा है बच्चों, 6,000 रुपए मरम्मत में खर्च कर दिया। जैसे सवाल क्या कह रहा है कि एक स्कूटर को एक्स ने 42,000 का खरीदा था। कितने का? 42,000 का खरीदा था, लेकिन मरम्मत में 6,000 खर्चा कर दिया। अर्थात यहां पे हम कह सकते हैं कि जो मरम्मत में खर्च कर रहा है वो उसके कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएगा। अर्थात उसका जो रियल क्रय मूल्य बनेगा वो ये 42 और 6, यानी उसने उस स्कूटर पे 48,000 खर्च किया, यानी 42,000 का तो स्कूटर खरीदा और साथ में 6,000 जो मरम्मत में दिया। तो इससे उस स्कूटर की कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ गई? 48,000 पड़ गई। तो जो भी बच्चे मेरे आज के वीडियो में जुड़ रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा सीपी का अर्थ यानी क्रय मूल्य। इसलिए मैं कहूंगा पीछे 8 वीडियो हैं, उन्हें बच्चों जरूर देखिएगा, तब ये चीजें और अच्छे समझ में आई। क्योंकि आज मैं कई चीजें क्या होगा
ये समझ के चलूंगा कि आपको आती हैं, उन चीजों को मैं डायरेक्ट लेकर चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे जो देख रहे हैं वो पीछे के 8 वीडियो देखे हुए हैं। यानी मेरे बताने का सेंस ये है कि जो चीजें मरम्मत में जाती हैं वो उसकी कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाती है, यानी क्रय मूल्य में जुड़ जाती है। सीपी अर्थात यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और कह रहा है स्कूटर को कितने में बेच रहा है? स्कूटर को बेच रहा है वो 54,000 का बेच रहा है, अर्थात स्कूटर में कुल खर्च उसका आया 48,000 और बेच कितने में रहा है? 54,000 में बेच रहा है। तो आप खुद बताइए लाभ कितने का हुआ? तो लाभ हुआ 48,000 का खरीदा और 54,000 का बेचा, तो साफ साफ दिख रहा है कि 6,000 का स्कूटर पे लाभ हुआ है। और यही लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चों? आप सबको मालूम है कि लाभ बटे सीपी गुणे 100। लाभ कितना? 6,000। अब यहां पे एक प्रश्न उठेगा कि सर सीपी कौन सा रखेंगे? तो बच्चों जो हम सीपी रखते हैं ये वाला रखेंगे, यानी मरम्मत की कीमत जुड़ने के बाद जो हमारी कॉस्ट प्राइस बनती है वही यहीं पर सीपी रखेंगे, यानी क्रय मूल्य रखेंगे गुणे 100। जब इसे सॉल्व करेंगे और 6 से काटेंगे, 8 बार में ये आपका कट गया, तो कितना आया? 100 बटे 8। फिर अगर 4 से काटना चाहेंगे तो 25 चौको 100 होता है और 4 दूनी 8 होगा, यानी 25 बटे 2 कह सकते हैं या 12.5% का लाभ हुआ। और यही पूछ रहा था प्रश्न कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए सही हुआ। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2017 में और 2018 में आया था, सॉरी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये प्रश्न था और यहां पर समझाने की बात सिर्फ क्या थी कि अगर किसी वस्तु पे मरम्मत में या उसके बनवाने में कोई एक्स्ट्रा खर्च आता है तो वो उसके सीपी पर ऐड होता है। जैसे इस स्कूटर के मरम्मत में 6,000 गया था तो वो उसके कॉस्ट प्राइस पर जुड़ जाएगा, यानी वह उस स्कूटर उस व्यक्ति को 48,000 का पड़ा हो। तो आशा करता हूं ये सवाल छोटा सा सवाल था, समझ में आया होगा। और बच्चों वीडियो में ना अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। जितने आराम से मैं पढ़ा रहा हूं ना, यूट्यूब में कोई टीचर पढ़ा नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। और मैं अपने प्रश्न नहीं ला रहा हूं, जो एग्जाम में उठे हुए प्रश्न है वो लेकर आता हूं, जिससे आपके लिए ये बेनिफिट होगा ना, आपको ये मालूम चलेगा कि एग्जाम का टेस्ट कैसा है, एग्जाम कैसे प्रश्नों को पूछता है, ये आपको एक कॉमन सेंस बन जाएगा इस टाइप के प्रश्न पूछता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया। कितने में? 600 रुपए में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40% देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए उसे किस कीमत में बेचना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में। फिर देखिए बेसिक का प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न उठ गया। जो आप लोग चिंता करते रहते हैं कैसे प्रश्न उठेगा, तो बच्चों मैं हमेशा कहता हूं अगर 100 प्रश्नों का औसत लिया जाए तो 10 से 20 प्रश्न ही आपके कठिन आएंगे, नहीं तो 80 प्रश्न आपके सरल आएंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये हमारी जो आंखें होती है ना, वो कठिन को ही ज्यादा देखती हैं, सरल प्रश्न को नहीं है। मैं कह रहा हूं वो 20 प्रश्न आप छोड़ के चले आएंगे, अगर 80 प्रश्न सरल वाले करके चले आएंगे ना, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आपको सिलेक्शन से रोक दे। और ये मैं रेशियो बता रहा हूं 100 के आधार पर, आपके एग्जाम में जैसा है तो उसके आधार पर आप देख लेंगे। तो इस बात को कह रहा हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों पे पहले फोकस करिए एग्जाम में, जो सब करते हैं वो उन्हें आपको भी करना है। और फिर ऐसे प्रश्न जो टफ प्रश्न है, जो सबके लिए टफ है, उसमें से अगर 5-6 भी क्वेश्चन आप टच करके चले आएंगे ना बच्चों, तो कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं सकता। तो आते हैं प्रश्न की ओर कि प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे एक कपड़े का टुकड़ा 600 का खरीदा गया, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 600। सिलाई में कितना खर्च कर दिया? 40 खर्चा कर दिया। तो यानी जो चीजें खर्च हो रही हैं वो कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएगी। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि वो कपड़ा सिलने के बाद उस व्यक्ति को कितने का पड़ा? 640 का पड़ा। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि लाभ पर बेचना है उसे कितना? 12.5% के लाभ पर बेचना है। और बच्चों मैं पहले दिन से आपको समझा रहा हूं लाभ और हानि किसके सापेक्ष होती है? जुबान में फौरन नाम आ गया होगा
कि क्रय मूल्य के सापेक्ष आती है, यानी लाभ और हानि क्रय मूल्य के सापेक्ष होती है। और मैंने एक फार्मूला आपको दिया था सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट अपॉन 100 और बराबर में जो कीमत बनती है वो क्या बनती है, एसपी यानी विक्रय मूल्य बनता है। तो सीपी आपका 640 और 100 में जब 12.5 जोड़ेंगे ना बच्चों कितना आ जाएगा, 112.5/100 बराबर एसपी। इसी को आपको सॉल्व करना, अगर यहां पॉइंट हटाया जाए तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि एक अंक के बाद पे दशमलव था। ये बेसिक को भी सीखते चलिए। तो आइए काटते हैं सवाल को। अगर काटा जाए बच्चों तो 25 से काट दिया जाए। देखिए 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, फिर कितना आया 12 बच गया, और सॉरी 12 बचा आपका, तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और 25 से काटेंगे 25 चौको 100, ये हो जाएगा। देखिए 0 से 1 0 ये कैंसिल हुआ। अगर 4 से मैं काटना चाहूं तो 4 एक अंदम 4 शेष आएगा तो 424, यानी 16 गुणे 45 आया बच्चों। इसका गुणा करना है तो 16 पंचे 80, 8 आ जाएगा हासिल आपका, और 16 चौको 64 और 8 64 और 8 कितना होता है बच्चों, 72 होता है। और यही पूछ रहा था कि उस वस्तु को कितने में बेचेगा, यानी उसे किस कीमत पर बेचा जाए। तो किस कीमत पर बेचा जाए बच्चों, ऑप्शन नंबर डी 720 रुपए में बेचा जाए तो उसे 12.5% का लाभ होगा। देखिए छोटा सा प्रश्न था और बताने का केवल यहां पे इस प्रश्न को लाने का मेरा उद्देश्य क्या था कि अगर किसी वस्तु पे उसके बनाने में या उसके सिलाने में या उस वस्तु को तैयार करने में जो कीमत लगती है वो क्रय मूल्य के साथ जुड़ जाएगी। जैसे आ जाए कि राम एक साइकिल लाया, 2000 की वो साइकिल खरीदा, पुरानी साइकिलें खरीद लिया, फिर उसमें टायर ट्यूब और अन्य खर्च कर दिया, मान लिया 500 रुपए, तो उसे साइकिल कितने की पड़ गई, उसे साइकिल 2500 रुपए की पड़ गई, यानी कॉस्ट प्राइस चेंज हो गया। सवाल बताता है कि 2000 की साइकिल खरीदा, लेकिन जो टायर और ट्यूब वो डलवा रहा है तो वो 500 का डलवा तो रहा है ना, वो अपनी जेब से तो खर्च कर रहा है, यानी वो साइकिल उसे 2500 रुपए की पड़ी। तो इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला कौन सा प्रश्न मैं लेकर आया हूं। अगला भी प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 2017 में यानी यूपीएसआई का आया हुआ प्रश्न है। छोटा प्रश्न है लेकिन एसआई में आया हुआ प्रश्न है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि बच्चों प्रश्न कितना आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कह रहा है एक फल विक्रेता अपने 30% सेब बेच देता है और उसमें से 2 सेब रास्ते में खा लेता है। अब उसकी टोकरी में 208 सेब शेष हैं, तो शुरू में उसके पास कितने सेब थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैंने कहा था ना विविध एक ऐसा मैं वीडियो लेकर आऊंगा ना जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों। यहां पे आपको सीखने को मिलेगा, आपकी आईक्यू बढ़ रही है। बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, मैथ सॉल्व करने से आपका दिमाग बढ़ता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ जब आप सॉल्व करते हो ना तो आपका दिमाग चारों तरफ जाता है, बहुत कुछ सोचते हो, बहुत डीपली आपको सोचना पड़ता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि दिमाग बादाम खाने से नहीं बढ़ता है, ठोकरें खाने से बढ़ता है। और ये ठोकर ये आपको कि जब सवाल उलझाता है आपको कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्न का एक एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर मैथ में। एक एक शब्द पढ़िए और सोचते जाइए कि कैसे करना है। तो अब जैसे इसी में अगर इस सवाल में मैं मान लूं कि उस बंदे के पास सेब थे x, अब कह रहा 30% सेब उसने बेच दिए। कितने? 30% सेब बेच दिए, तो उसके पास सेब बचे कितने? 70% ना बचे। और किसका? कुल सेब का, यानी अब देखिए x का 70% उसके पास सेब बचे सेब है। ठीक, ये बचे सेब है। अब कह रहा बचे सेब में से उसने 2 सेब रास्ते में खा लिए, तो खाया किसका? 70% जो थे उसी में से तो खाया। अब उसके बाद कह रहा है 208 सेब शेष थे, अर्थात जब तक सेब नहीं खाया था तब तक उसके पास कितने सेब थे? तब तक उसके पास 70% सेब थे। और वो 70% में क्या किया? 2 सेब खाया और टोकरी में गिना तो कितने सेब आए? 208। यानी पहले जब सेब ना खाने के पहले उसके पास कुल सेब थे 210। आप समझे बात को? यानी 30% तो सेब वो किसी को बेचा था। अब सेब उसके पास कितने हैं? 70% सेब है ना, तो किसका?
कुल संख्या का, तो आपने सेब क्या माना कुल संख्या की, सेब की कुल संख्या x है, तो x का 70% उसके पास बचे। ये देखिए x का 70% बच गए बेचने के बाद। अब टोकरी में सारे सेब थे, आपने 2 सेब उठा के खा लिए और खाने के बाद आप गिन रहे हो तो कितने सेब, 208, यानी खाने के पहले उस टोकरी में कितने सेब थे, 210 ना, अर्थात यानी x के 70% का मान कितना है बच्चों, 210। तो x गुणे 70/100, परसेंटेज का चिन्ह हटता है नीचे, 100% के चैप्टर में आपने खूब अच्छे से सीखा है, बराबर 210। अगर इसको हल करना चाहते हो 0 से 0 कैंसिल, 7 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, तो x बराबर 300। और x क्या था, कुल सेबों की संख्या, और यही तो पूछ रहा है कि कुल सेबों की संख्या, यानी शुरू में उसके पास कितने सेब थे। तो बच्चों कितने सेब थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 300। देखिए कितने आसानी से हो गया यह प्रश्न ना। कुछ नहीं, चीजों को आप सवाल जैसे पढ़ते जाएंगे ना, उन चीजों को उसी तरह हल करते जाइए, देखिए बहुत आसानी से सवाल हो जाए। और आज विविध में यही है, ना कोई शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, सिर्फ फार्मूला यानी लाभ और हानि के बेसिक के रूलों को अप्लाई करके ये सॉल्व करना है। और ऐसे ही प्रश्न आजकल उठते भी हैं, इस बात को जानिए, क्योंकि एग्जामिनर सब समझ रहा है कि बच्चे सब बड़ी बड़ी कोचिंगें करके आए, कई यूट्यूब चैनल देख के आए, तो सब वही शॉर्ट ट्रिक पर ही याद करके आए होंगे। और आज का बच्चा इतना फास्ट हो गया है ना, वो चाहता है कि एक दिन में उसका सिलेक्शन हो जाए, वो शॉर्ट ट्रिक पर ज्यादा फोकस करता है, वो बेसिक को सीखना ही नहीं वही जानता। और आज का बच्चा कहते हैं ना, रील्स वाला बच्चा है, जो 1 सेकंड 1 मिनट की रील्स नहीं देखता है, फौरन क्या करता है, स्किप कर देता है। ऐसे बच्चे टाइम कम देते हैं स्टडी में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप 100 डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म से जुड़े ना बच्चों, तो सीरियस हो जाइए, गंभीर होइए, और स्टडी में जितने गंभीर होंगे ना, उतने ही ऊपर आप उछाल लेंगे और उतनी ऊंचाइयों पे जाएंगे। जब स्टडी करते हो ना, तो बारीकियों को सीखिए, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, जल्दी के चक्कर में आप किसी लायक के नहीं बचेंगे। मैथ वक्त मांगती है, इसलिए आप देख रहे होंगे ना कि मेरे वीडियो जो होते हैं 10-10 वीडियो आते हैं। क्यों? मुझको मालूम है कि अगर एक टीचर आपके हिसाब से चलना चालू कर देगा ना, तो वो आप ही की तरह बन जाएगा। ये मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आप सीखिए कि डीपली बारीकियां क्या है। चैप्टर में एक एक चीज को मैं समझाता हूं। क्यों? क्योंकि चीजें आप जब कहते हैं ना कि हो सकता है आपका एग्जाम सरल ही आ गया, तो ठीक है। अगर मान लिया टफ भी एग्जाम आएगा, तो आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको मालूम होगा नहीं, सर ने बारीकियां सिखाई है मुझे, और मैं प्रश्नों को देखकर घबराऊंगा नहीं, मैं उसको सॉल्व जरूर करूंगा। तो ये देखिए, ये प्रश्न था, आपने सॉल्व किया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला भी प्रश्न है, यूपी उप निरीक्षक परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो सोच लीजिए, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, जब एसआई में आ सकता है तो कांस्टेबल में भी आ सकता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 90 घड़ियां खरीदी, उसमें से 40 घड़ियां 10% के लाभ पर तथा 50 घड़ियां 20% के लाभ पर बेच दी। यदि वह सभी घड़ी 15% लाभ पर बेचता है, तो उसे 40 रुपए कम मिलते हैं, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए बच्चों, क्या क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 90 घड़ियां खरीदा, ठीक, यदि उनमें से 40 घड़ियां 10% के लाभ पे तथा 50 घड़ियां 20% के लाभ पर बेचा, ठीक। अब क्या कह रहा है कि यदि वह सभी घड़ियां 15% के लाभ पर बेचता, सभी घड़ियों की बात कर रहा है, तो उसे 40 रुपए कम मिलते, यानी पहला वाला जितना लाभ मिल रहा है उससे क्या मिलता, 40 रुपए कम मिलता। तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए बच्चों, काम क्या करना है। ऐसे प्रश्नों के सॉल्व करने के लिए हमेशा मानते हैं कि माना 90 जो घड़ियां थी उनकी कीमत भी क्या थी, 90 रुपए, यानी एक घड़ी 1 रुपए की है, ये आप मान कर चलेंगे। या एक काम करिए, अगर आप ये नहीं मानना चाहते, आपको दिक्कत हो रही, तो मानिए कि माना एक घड़ी की कीमत x थी, तो 90 घड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 90 घड़ी की कीमत 90x हो जाएगी। ये आप मान लीजिए, यानी 90 घड़ियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90x। तो पहले क्या कहा, 40 घड़ियां 10% के लाभ पर बेच देता है, कितने पर,
10% के लाभ पर बेच देता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 40x गुणे 110/100। 40 घड़ियां यानी 40 घड़ियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40x, क्योंकि एक घड़ी का क्रय मूल्य x है तो 40 घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कह रहा कि ये फिर दूसरी जो 50 घड़ियां हैं यानी 50x, उनको कितने पर, 20% के लाभ पर बेच देता है। तो ये देखिए, ये भी मैंने कर लिया। अगर इन्हें सॉल्व कर लूं ना थोड़ा सा बच्चों, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0 0 11 चौक 44x ये और 12 पंचे 60x ये, यानी अगर हमें देखा जाए कि दोनों घड़ियों को कुल कितने में बेच दिया तो देखा जाए 44 और 60, यानी आपका बन गया 104x में सारी घड़ियां बेचा, तो ये एसपी आया, यानी 104x में सारी घड़ियां बेच दिया। अब देखिए दूसरी लाइन क्या कह रहा है, यदि सभी घड़ियों को वो 15% के लाभ पर बेचे, यानी ये 90 पूरी घड़ियों को किस पर बेचे, 15% के लाभ पर बेचे, तो दूसरा वाला एसपी याद कर लीजिए। 90 घड़ियों को किस पर बेच रहा है, 15% के लाभ पर, यानी 115/100। 115/100। अब देख लेते हैं, एसपी याद कर लेते हैं। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 9 × 5 = 45 की 5, 4 आएगा, 9 × 9 9, 9 × 4 = 13 की 3, 1 आया और 9 × 9 9, 9 1 10। अब देखिए ये बच्चों ये आया अपान का 10 और x ये इधर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 0 तो एक अंक पे क्या हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा बच्चों। अब देखिए पहला वाला एसपी कितना था, 104x। अब दूसरा वाला एसपी कितना है, दूसरा वाला एसपी है 103.5x। ये देखिए, और इन दोनों के बीच अंतर कितना है, अंतर इन दोनों के बीच अंतर कितना है बच्चों, तो अंतर है 0.5x का, और यही 0.5x का मान दे दिया कितना, देखिए सवाल को कह रहा है कि तो उसे 40 रुपए कम मिलते हैं, यानी यही जो है 0.5x की कीमत कितना दे दिया है, यहां पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। 0.5x की कीमत कितना दे दिया, 40। अब इसी को सॉल्व करेंगे, x बराबर हो जाएगा 40/0.5। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर कितना आ जाएगा 0, और 5 से काटेंगे 5 × 40, यानी x की कीमत क्या हो जाएगी 80। x कितना है 80, और x हम लोगों ने क्या माना था, एक घड़ी की कीमत, तो एक घड़ी की कीमत कितनी आ गई 80। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो देख लीजिए बच्चों, ऐसे ऐसे बेहतरीन सवाल आते हैं। कुछ बच्चे मेरे यही कहते थे ना सर बड़े सवाल लाइए और टफ सवाल लाइए, देख लीजिए बच्चों यही है, इसी तरह के सवाल है। और यहाँ पे ना कोई रूल यूज होना ना कहीं कुछ, ये जिनको बेसिक आता होगा उन्हीं की समझ में ये प्रश्न आया होगा कि कैसे। यहाँ पे फिर से अगर आपको दिक्कत हो रही तो एक बार मैं फिर से सॉल्व करे दे रहा हूं इस सवाल को बहुत ही आसानी से। देखिए सवाल में टाइम लीजिए, पर एक एक सवाल को बेहतरीन ढंग से सॉल्व करना सीखिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाइए ना तो डरिए नहीं, आप सोचिए कि ऐसे ही प्रश्न आ जाएं और उनको मैं सॉल्व जरूर करूंगा। तो अगर ये प्रश्न आपको आ गया हो तो नोट कर लीजिए, इस प्रश्न को मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि फिर से कैसे हो सकता है। ये बड़ा सवाल है, कुछ बच्चों को ना आया हो तो एक बार फिर से मैं सिखा दे रहा हूं इस सवाल को कैसे। देखिए पहली चीज तो एक घड़ी का क्रय मूल्य मान लीजिए, माना एक घड़ी का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना x है, तो 90 घड़ी का सीपी कितना हो जाएगा, 90 घड़ी का सीपी हो जाएगा 90x। ठीक है। अब देखिए वो बेच कैसे रहा है, पहले वो बेच रहा है 40 घड़ियां। पहले वो कितना बेच रहा है बच्चों, देखते जाइए सवाल में, 40 घड़ियां बेच रहा है पहले, कितने में, तो 40 घड़ियां बेच रहा है, तो एक घड़ी की कीमत x, तो 40 घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40x। तो 40x घड़ियां बेच रहा है 10% के लाभ पे, तो 110/100। तो इसे सॉल्व करेंगे, यानी पहली 40 घड़ियां 44x की बिक गई। फिर कहा कि 50 घड़ियां और वो बेच रहा है, 50 घड़ियां, यानी एक घड़ी की कीमत अगर x रुपए है क्रय मूल्य, तो 50 घड़ियों की कीमत कितनी हो जाएगी 50x। इसको कितने में बेच रहा है, इसको 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 120/100।
काटेंगे तो कितना आ गया 60x, यानी दोनों वस्तु बेचा कितने में, तो 44x की ये बेचा, 60x की ये बेचा, तो कुल कितना हो जाएगा 104x की बेच दिया टुकड़ों में, यानी क्या कहा जाए खंडों में या टुकड़ों में। 40 घड़ी एक बेचा, 50 घड़ी एक बेचा, कुल कितने में बेचा 104x रुपए की बेचा। पर कह रहा कि अगर वो टुकड़ों में ना बेचकर इन सारी घड़ियों को कितने में बेचता, 15% के लाभ पर बेचता, यानी ये 90 जो x घड़ियां हैं, यानी जिन घड़ियों का क्रय मूल्य 90x है, इनको सबको 15% के लाभ पर बेचता। और ये आप जानते हैं लाभ और हानि किसके सापेक्ष होता है, क्रय मूल्य के सापेक्ष। 115/100 जब इसे आप सॉल्व करेंगे ना, तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था 103.5x आएगा, यानी अब वाला, यानी जब वो डायरेक्ट बेच रहा है तो 103.5x का बेच रहा है, यानी जब टुकड़ों में बेच रहा था तब वस्तु की कीमत कितनी थी 104x, और जब खंडों में बेच रहा था तब वस्तु की कीमत कितनी जा रही थी 104x, और जब डायरेक्ट पूरा सामान बेच दिया तो कितना जा रहा है 103x। और इन दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है, जब अंतर की बात करेगा तो इन दोनों घटाओगे ना, तो देख रहे हो ना सीधा सीधा 0.5x का अंतर है। और ये सवाल भी कह रहा है कि दोनों के बिक्री में 40 रुपए कम मिलते हैं, यानी इस वाले बेचने पर जब डायरेक्ट बेचता है तो पहले वाले से 40 रुपए कम मिलते हैं, अर्थात दोनों के बीच का अंतर कितना है 40 ही तो है। और ये देखिए अंतर हम लोगों ने सॉल्व किया है, अब इसी को सॉल्व करोगे ना तो बच्चों तो x बराबर हो जाएगा 40.5 नीचे चला जाए क्योंकि यहां बुरे में पॉइंट हटेगा, ये थी काटेंगे तो 80, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 80। और x क्या था, देखिए x देख रहे हैं एक घड़ी का CP यानी क्रय मूल्य x है, और x की कीमत कितनी आ गई x रुपए, यानी x आ गई 80 रुपए, और ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो देखिए ये सवाल एक बेहतरीन सवाल था, और कहा जाए बहुत बेहतरीन सवाल था। ऐसे प्रश्नों को कम से कम 2 बार जरूर सॉल्व करिएगा बच्चों, अगर सीखना है चैप्टर को तो मेरे अनुमान से कुछ बातें मेरी माना करिए, मेरे अनुमान से सॉल्व करिए, और बहुत अच्छे ढंग से बहुत कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सवाल, अगर मैं लेकर आया हूं तो सवाल बेहतरीन ही होगा। देखिए उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 2017 यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है, तो बेहतरीन प्रश्न है, तो आपके कांस्टेबल में इस टाइप के प्रश्न आने की पूरी संभावना होगी। कह रहा सिल्वी एक किसी गर्ल्स का नाम होगा, सिल्वी ने 240 कीमत की एक नोटबुक खरीदी। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहती है, लागत कीमत पर 2/3 का लाभ चाहती है, तो किताब का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। और मैंने बच्चों अभी थोड़ी देर पहले कहता हूं ना, मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि मैथ में प्रश्न के एक एक शब्द की वैल्यू होती है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ में पॉइंट यानी दशमलव की भी एरर पूरा सवाल गलत करा देती है, तो शब्दों की अहमियत कितनी होगी। तो देखिए कह क्या रहा है कि सिल्वी ने 240 रुपए में एक नोटबुक खरीदी, यानी नोटबुक का क्रय मूल्य कितना है 240 रुपया, इस पे किसी को डाउट नहीं। फिर आगे के शब्दों को बड़े ध्यान से है समझिएगा। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर, किस पर, लागत मूल्य, और लागत मूल्य को क्या कहते हैं क्रय मूल्य कहते हैं, जिसे हम सीपी कहते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, वही कहा लागत मूल्य। अब देखिए नोटबुक खरीदी फिर लागत मूल्य कह दिया, तो यहां कंफ्यूज मत होइएगा। पहला दिन का पहला वीडियो लाभ और हानि का मैंने यही समझाया था कि लागत मूल्य ही आपका क्रय मूल्य होता है, जिसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और शॉर्ट में क्या डिनोट करते हैं सीपी डिनोट कहते हैं। कह रहा है कि उसका देखिए कहा कि वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहती है। वह लाभ कितने का चाहती है, देखिए लाभ वो कितने का चाहती है, लागत मूल्य का 2/3 यानी 2/3। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि लाभ चाहती है कितने का, लागत मूल्य का 2/3, तो लागत मूल्य इसकी कितनी है 240 गुणे 2/3। अब देखिए इसे काट लेंगे, 3 से काटना चाहिए, कट जाएगा 3 8 24 80, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब देखिए लाभ कितना हुआ
160, यानी वह अपनी वस्तु को 160 रुपए लाभ पर बेचना चाहती है। तो आप खुद बताइए, 240 की खरीदा था और 160 का लाभ चाहती है, तो सीधी सी बात एसपी क्या बन जाएगा, 240 प्लस 160, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 रुपए। 400 रुपए, यानी वह वस्तु को 400 में जब बेचेगी तभी उसे क्या होगा, 160 यानी लागत मूल्य का 2/3 लाभ प्राप्त होगा। यानी लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य से एक्स्ट्रा मिलने वाला पैसा, यानी क्रय मूल्य से जो ज्यादा पैसा मिलता है विक्रय मूल्य तक पहुंचने में, तो वही क्या हो जाता है, लाभ होता है। ये तो देखिए 240 का क्रय मूल्य, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा था, 160, तो 160 ही तो लाभ है। पर देखिए यहां पे ये चीजें आपको समझनी थी, इस चीजों को जरूर समझिएगा। और देखिए अगर ये आपके लिए छोटा सवाल है तो बच्चों ये बेहतरीन सवाल है, यूपीएसआई में आया है, जिस छोटे सवालों को आप छोड़ते हो। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल देख रहे हैं आप, यूपीएसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों, 2017 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि एक मोबाइल फोन और एक घड़ी की लागत मूल्य का अनुपात, देखिए अनुपात भी आ गया, अनुपात का चैप्टर आपका चला है, मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो जो भी बच्चे अभी जुड़ रहे हैं मैं उनसे कहूंगा पीछे जितने भी वीडियो हैं सब आप देखते चले जाइए। यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत, यूपी कांस्टेबल ही नहीं, एसएससी जीडी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत फायदेमंद करेगी वो वीडियोस। तो चलते हैं, कह रहे एक मोबाइल फोन और एक घड़ी की लागत मूल्य का अनुपात 3:4 है। कितना है, 3:4 है। उनके बिक्री मूल्यों में के बीच क्या अनुपात है। अगर मोबाइल फोन को 20% के लाभ पर और घड़ी को 20% की हानि पर बेचा जाए। यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है, पर यह छोटा प्रश्न है, मैं खुद कहूंगा छोटा प्रश्न है। तो जब एसआई में यह छोटा प्रश्न आ सकता है तो कांस्टेबल में भी आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए मैं इस प्रश्न को लेकर आया हूं। कह रहा है कि पहली चीज, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य दे दिया है, तो बच्चों दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य को अलग अलग डिनोट कर लीजिए, सीपी और सीपी। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई चीज अनुपात से अलग की जाती है तो एक वेरिएबल रखते हैं जो दोनों में सेम होता है। तो यहां से मान लेते हैं कि फोन में सीपीएफ कर लीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ फोन। अब देखिए कह रहा घड़ी का लागत मूल्य तो कितना ले लीजिए 3x, और सीपी ऑफ घड़ी यानी वॉच का W का ले लीजिए 4x। ये दोनों का मैंने कॉस्ट प्राइस ले लिया, यानी क्रय मूल्य ले लिया। यानी घड़ी की कीमत 3x है, क्रय कीमत यानी खरीदी कीमत, और सॉरी फोन की ये F है ना, F से यानी फोन 1, यानी फोन की क्रय कीमत 3x है और घड़ी की क्रय कीमत 4x है। अब देखिए किसको क्या बेच रहा है। अगर मोबाइल को 20% के लाभ पर बेचता है तो लाभ हानि किसके सापेक्ष होती, क्रय मूल्य को 20% का लाभ यानी 120/100, यानी बिक्री कीमत किसकी आएगी, फोन की आएगी, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ फोन। अब देखिए दूसरी चीज क्या कह रहा है कि घड़ी को 20% की हानि पर बेच रहा है, तो घड़ी का क्रय मूल्य हानि और लाभ किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य के सापेक्ष, तो 80/100 बराबर एसपी ऑफ वॉच। अब देखिए इन दोनों को अगर काटना चाहते हो तो काट लीजिए, अगर नहीं काटना चाहते हैं तो इन दोनों का अनुपात ही तो पूछ रहा है, तो अनुपात बना लीजिए। अनुपात सबको अच्छी तरह आता है, बढ़ते 36, और इधर कितना हो जाएगा अनुपात 832। और अनुपात में क्या चीज होती है, जो समान होती है वो कट जाती है, 100 से 100 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से काट लीजिए, 4 में 36 और 4 32, कितना आया अनुपात 9:8 आया। तो इस बात को, और एक चीज बच्चों ध्यान दीजिएगा, अनुपात में जैसे जो पूछे उसका अनुपात वैसे ही सॉल्व करिएगा। कहीं कहीं एग्जामिनर क्या करेगा 8:9 भी रख देगा ऑप्शन में, तो अब आपके लिए होगा कि 9:8 और 8:9 एक ही तो बात है, नहीं, बहुत अंतर है। प्रश्न पूछ कैसे रहा है, कह रहा है कि उनके बिक्री मूल्यों के बीच का अनुपात क्या है। अब देखिए यहां ये नहीं कहा कि फोन का अनुपात या घड़ी का अनुपात, तो पहला शब्द फोन का यूज हुआ था, तो आगे जो अनुपात रखा जाएगा वो फोन वाला ही रखा जाएगा। तो 9:8 कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर
डी सही हुआ। तो देखिए प्रश्न, ऐसे प्रश्न है अनुपात के, ये प्रश्न छोटे हैं पर एग्जामिनर आपसे बारीकियां जानना चाहता है कि बच्चा कितना बारीकियां सीख कर आया। नहीं तो एसआई में ऐसे प्रश्न उठते नहीं है। अगर ये प्रश्न आया है तो एग्जामिनर ये जानना चाह रहा था कि बच्चा कितना चैप्टर में डीपली सीख कर आया है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख रहे हैं ना बच्चों, एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है 2014, एसएससी 10+2 में आया हुआ प्रश्न है और 2014 में आया हुआ प्रश्न है। कहां आया हुआ है? 2014 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 के 50 जोड़ी जूता बेचे। कितना? 50 जोड़ी जूता बेचे और प्रत्येक जूते की कीमत थी वो कितना? 189.50 रुपए थी। तो उस कंपनी को कितना लाभ हुआ? अब देखिए कह रहा है 10,000 रुपए में 50 जोड़ी जूते बेचता है। 10+2 में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी में उठा हुआ प्रश्न है, समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 10,000 जूते बेच रहा है। कितना? 10,000 रुपए में कितने जूते? 50 जूते बेच रहा है। तो एक जूते का बिक्री मूल्य, एक जूते का एसपी ज्ञात कर लीजिए। तो कैसे आता है? कुल कीमत बटे वस्तु की संख्या। तो अगर मैं इसे काटूंगा तो कितना आ गया बच्चों? 200 रुपए। यानी एक जूता कितने का बेच रहा था? 200 रुपए का एक जूता बेच रहा था। और कह रहा था जूते की कीमत यानी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? जूते की कीमत की कॉस्ट प्राइस थी 189.5। तो अब देखिए उसे फायदा कितने का हुआ, यानी लाभ कितने का हुआ। अब देख लीजिए 189.5 का खरीदा और 200 का बेच रहा है, तो कितने का फायदा हुआ बच्चों? आप खुद बताइए कितने का होगा? 10.5 का लाभ हुआ एक जूते पर। एक जूते का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यानी एक जूते पर उसे फायदा कितने का हो रहा है? 10.5 का लाभ हो रहा है एक जूते पर पूछ क्या रहा? उस कंपनी को कितना लाभ हो, यानी कुल लाभ पूछ रहा है। तो कुल लाभ कैसे आएगा? एक जूते पर इतना है तो 50 जूते पर कितना होगा? 50 गुणे 10.5। अब देखिए एक जीरो है, मैंने एक जीरो कर दिया, 5 से गुणा करेंगे, 5 25 की 5 हासिल आए 2 और 5 0 0 ये 2 हो जाएगा और 5 का नाम 5 ये देखा। और एक अंक पे दशमलव था, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव आया, तो यानी उस कंपनी को कुल कितना फायदा हुआ? 525 रुपए का कुल प्रॉफिट हुआ है, कुल लाभ हुआ है। और यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर बी देखिए ये सही हुआ। तो ये एकिक का रूल है जो यहाँ पे अप्लाई हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। 2014 में आया हुआ प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। कहां आया हुआ है? एसएससी सीजीएल में आया हुआ यह प्रश्न है। तो इसको थोड़ा सा आराम से देखिएगा। सीजीएल में आया तो बारीकियां जरूर पूछा होगा। करे एक व्यापारी 500 केजी कपास 9,000 रुपए में खरीदा। बारिश के कारण उस कपास का 10% भाग खराब हो गया, यानी वस्तु खराब हुई है ना कि मूल्य खराब हुआ। 10% भाग खराब हो गया है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर से बेचना होगा? एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों ये प्रश्न क्या है, बहुत आराम बहुत बारीकियों से देखिएगा। तो पहली चीज, कपास का वजन कितना है? वजन है 500 केजी, ठीक। और इसका कुल कॉस्ट प्राइस यानी पूरे 500 केजी का 9,000 रुपए है, ठीक। यानी 500 केजी जो कपास आया है वो 9,000 रुपए का आया है। अब देखिए खराब क्या हुआ है, कपास खराब हुआ यानी उसके वजन में कितना 10% भाग खराब हो गया है। तो आप खुद बताइए, जब 500 केजी में 10% भाग खराब हो गया है, यानी अर्थात जान रहे हैं 50 केजी कपास खराब हो गया है, तो अब शेष क्या है, यानी शेष जो है वजन कितना बचा, यानी कितना
कपास बचा, तो अब क्या कह सकते हो 450 केजी ही तो बचा, क्योंकि कह रहा 10% कपास बारिश के कारण खराब हो गया। तो कितना कपास अब उसके पास है बचा, 4.5 किलो, सॉरी 450 केजी उसके पास कपास बचा। पर कह रहा उसे लाभ अर्जित करना है, कितने का, 10% का लाभ अर्जित करेगा। तो लाभ और हानि किसके सापेक्ष होता है, क्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य पर उसे 10% का लाभ चाहिए। तो 9000 गुणे 10% का लाभ 110/100। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, 1199, यानी वह कुल कपास यानी जो बचा भी कपास है उसे कितने को बेचना पड़ेगा, उसे 9900 का बेचना पड़ेगा। तो ये देखिए पर पूछ क्या रहा है, तो बाकी कपास को किस दर से, रुपए प्रति केजी से बेचना होगा। यानी जो बाकी कपास कितना है 450 किलो, यानी 450 किलो, उसको जब वो 9900 का बेचेगा तभी उसे 10% का लाभ होगा। ये आपने सॉल्व किया। तो पूछ रहा है 1 केजी कपास की कीमत कितनी हो जाएगी। 1 केजी की कीमत कैसे हो जाएगी, कुल कीमत बटे कुल वस्तु की संख्या या वजन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर 9 से सॉल्व करते हैं तो 9 से काटेंगे 110 और 9 बचा 45, 5 से फिर काटेंगे 5 दूनी 10 और फिर चला जाएगा 5 दूनी 10, यानी 1 केजी कपास बेचा जाएगा 22 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जाएगा। तो उसे 10% का लाभ होगा। और यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो देखिए बच्चों बेहतरीन प्रश्न था। यानी यहां पर क्या था कि वस्तु जब खराब होगी तो उस वस्तु का खराब होगा। कीमत उसने कहा, क्या कहा कि उसे लाभ लेना है। तो लाभ लेगा तो क्या करेगा, वस्तु की कीमत बढ़ा देगा। तो जैसे अगर अब ये 500 केजी होता तो ये कीमत कम होती, पर यहां पे अब 450 केजी हो गया, कीमत बढ़ गई। और यही कीमत पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये अगला सवाल क्या है, अगला सवाल एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ है। सीजीएल का प्रश्न बेहतरीन प्रश्न होगा। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपए में बेची तथा उसका लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर है। किसके, क्रय मूल्य के बराबर है। तो कलम का क्रय मूल्य पूछ रहा है बच्चों, कुछ नहीं। अगर जो भी बच्चे बड़े डीपली से अगर पढ़े होंगे ना मेरा पहले दिन से वीडियो, तो वाकई में आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए कह क्या रहा है, अच्छी बात क्या होती ना, अगर सवाल में जो भी चीजें दी उसे अगर नोट कर ले एक तरफ तो चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। कह रहा है एक कलम को 24 रुपए में बेच रहा है, यानी एसपी कितना हुआ 24 रुपए उसका बिक्री मूल्य हुआ। कह रहा लाभ का जो प्रतिशत है, लाभ का जो प्रतिशत है वो संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर, यानी लाभ का प्रतिशत बराबर सीपी का प्रतिशत संख्या अनुसार। अर्थात भाई समझ रहे हैं, अगर उस वस्तु की कीमत या उस कलम की कीमत 5 रुपए थी, यानी क्रय मूल्य, अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपए है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा 5%। अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए होता तो लाभ का प्रतिशत क्या होता 10% होता। बातों को समझिएगा, बड़ी अच्छे से शब्दों से खेला है। कहा कि लाभ का प्रतिशत संख्यानुसार क्रय मूल्य के बराबर है, बराबर था। तो कह रहा है यानी लाभ का जो प्रतिशत है क्रय मूल्य के संख्या अनुसार, यानी जो संख्या होगी, अगर हमारा क्रय मूल्य 20 रुपए होगा तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा 20% होगा। और आप खुद जानते हैं लाभ और हानि किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो यहां पे एक काम करते हैं, मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य x है तो लाभ का प्रतिशत भी कितना हो जाएगा बच्चों, x प्रतिशत हो जाएगा। अब किसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको यह मालूम होना चाहिए लाभ और हानि किसके सापेक्ष होता है, क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है। तो सीपी पर x प्रतिशत का लाभ होगा तो 100 में आप x जोड़ेंगे ना, जो मैंने आपको सिखाया है, और बराबर में क्या आता है एसपी आता है। तो सीपी के स्थान पे x पुट कर दीजिए और ये हो जाएगा 100 प्लस x बटे 100 बराबर कितना बच्चों 24। एसपी की कीमत 24 आ गई। अब देखिए कितना बेहतरीन सवाल बनने जा रहा है। ये द्विघात समीकरण बन रहा है।
इसको जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो यह एक सॉल्व है सवाल। अगर मैं आपको सॉल्व कराऊं तो x गुणे 100 प्लस x और बराबर ये चला जाएगा 2400। ये यहां वाला इधर मैंने गुणा कर दिया। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं ना बच्चों, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, x गुणे 100 प्लस x और ये इधर 100 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 2400 हो जाएगा। अब बच्चों यहां पे ये देखिए, ये सवाल आपका बन रहा है क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन रहा है, पर इस सवाल को कुछ ऐसे ही तोड़ लीजिए इसके ही रूप में, तो देखिए ये आसान बन सकता है। अब कैसे सोचोगे, 24 आ रहा है तो दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर ये 12 दूनी 24 भी तो होता है। तो अब देखिए बच्चों, बिल्कुल एक जीरो इसको दे दीजिए, एक जीरो इसको दे दीजिए, दोनों का गुणा करके देखिएगा 2400 आ जाएगा। तो अगर मैं इसके रूप में इसे सॉल्व करना चाहूं ना बच्चों, तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका मान को पुट कर दीजिए, 20 गुणे 120। अब देखिए, अगर ये x है और यहां पे भी x रखना है और इसे 100 के रूप में तोड़ना, तो अब आपके समझ में आ रहा होगा क्या कि x को ऐसे ही होने दें और 100 प्लस x अगर ये कर दें तो ये देखिए ये 20, और इस 120 को कैसे तोड़ सकते हैं, 100 प्लस 20। अब देखिए, अगर दोनों साइड अब आप कंपेयर कर लीजिए, आप तुलना कर लीजिए, तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू दिख रही है कितनी, 20 दिख रही है। अगर इसे आप द्विघात समीकरण से भी सॉल्व करते तो उससे भी आंसर आ जाता आपका। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि कलम का क्रय मूल्य कितना था, तो x की वैल्यू कितनी आई, 20 आई ना, और यही हम लोग पूछ रहे थे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 20 हुई, और यही आपका प्रश्न पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ है। देखिए बच्चों, ये प्रश्न है ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये था आज के लिए विविध में इतना ही बच्चों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो कल के भी विविध को जरूर देखिएगा। कल और भी बेहतरीन प्रश्न है, कल इतने बड़े बड़े प्रश्न है ना कि आपको सोच के होगा कि ऐसे भी प्रश्न लाभ और हानि में उठते हैं। तो आशा करता हूं आपको मेरे वीडियो समझ में आते होंगे और आज का भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल विविध में और नए सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।